सभी किसान भाइयों को जय किसान। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। निवेदन आप सबसे कि वीडियो को शेयर कर दें लाइव में, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत से मित्रों के फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, पेज पे भी बहुत जाने पूछ रहे थे कि भाई तीनों जो कानून बने हैं जिनका इतना विरोध हो रहा है देश के अंदर, और वो कानून क्या है, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये जो कानून है ये क्या है और इन कानूनों से क्या नुकसान है, खेती को क्या नुकसान है, व्यापारी को क्या फ़ायदा है, या सरकार को क्या फ़ायदा है, या कॉरपोरेटर को क्या फ़ायदा है। तो उस चीज़ को लेके सारे, हालांकि मैंने एक दो बार पहले वीडियो बना के अपलोड कर दी थी। एक तो जब ये कानून बने थे उसी टाइम मैंने वीडियो डाल दी थी, एक महीना रुक के डाल दी थी। फिर भी शायद कुछ भाइयों के पास नहीं पहुंची, तो मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा कि आज जो तीनों ये कानून हैं ये क्या हैं, इनका क्या नफ़ा नुकसान है किसान को, सरकार क्या कह रही है और हम क्या कह रहे हैं, हमारी मांग क्या है, तो इनके ऊपर अपने आज चर्चा करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें वीडियो, ताकि जितने भी हमारे किसान साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और सब लोगों को पता चल सके कि ये आखिर ये तीन कानून क्या हैं जिनका पूरे देश में इतना विरोध हो रहा है। सबको राम राम जी, सबको नमस्कार, जैक्सन सब भाइयों को। खिलेरी साहब भी साढ़े नाल जुड़ के, विक्रम जी की हाल है वीर जी। तो निवेदन था कि सारे भाई शेयर कर दें वीडियो आप, ताकि अपने को जो है इन कानूनों के बारे में पता चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात अपनी पहुंच सके कि हम लोग क्यों आखिर इतना विरोध कर रहे हैं इन कानूनों का। तो शेयर का बटन साथ के साथ दबा दें आप, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं या आपके फेसबुक ग्रुप हैं सब में शेयर कर दें। जैसे ही थोड़े ज़्यादा बंदे जुड़ेंगे, अभी 60-70 बंदे जुड़े हैं, जैसे ज़्यादा बंदे जुड़ जाएंगे तो अपने साथ की साथ ही अपनी बात को शुरू करेंगे। वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा लोगों को ये जो हमारी बात है वो समझ आ सके। शेयर कर दें साथियों, सारे भाई जितने भी भाई जुड़े हैं। गरी निज्जर वीर की हाल है, मुजफ्फर जी, सारे भाइयों को राम राम नमस्कार, जय किसान। शेयर कर दो वीर, सारे वीर शेयर कर दो वीडियो यार, जितने भी वीर जुड़े हो सारे शेयर कर दो। तो साथियों, ये जो तीन कानून सरकार लेके आई है, इन कानूनों की मोटी मोटी जानकारी मैं आपको बताऊं। पहला कानून ये लेके आए हैं कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, ये पहला बिल लेके आए हैं। इसके अंदर इनका मेन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसानों को आज़ादी मिलेगी, किसान अपनी फसल जो है वो मंडी से बाहर बेच सकेगा और किसानों को ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे और किसान को जो बनाने का काम किया है। लेकिन हम किसानों को आशंकाएं जो हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हम किसानों को ये आशंका है कि सबसे पहले तो इसके अंदर नुकसान ये है कि एमएसपी का ख़त्म होने का डर है किसानों को, क्योंकि अगर बाहर इन्होंने जो खरीद को टैक्स फ्री किया है, मंडी के अंदर टैक्स लगता है, तो सबसे बड़ी एक तो चीज़ ये है। दूसरी बात, एमएसपी खत्म होने का जो डर है हमें कि एमएसपी कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं सरकार पल्ला नहीं झाड़ रही हो कि सरकार, भाई अगर देख रहा है तो बीच में फ़ोन आ रहा है, तो सीधा कॉरपोरेट को ला के सरकार अपना, यही हुआ है। तो दूसरा तो एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी, जैसे धान मंडियां जो हमारी नई मंडियां जिसको हम सादी भाषा में धान मंडी बोलते हैं, वो खत्म हो जाएंगी। बीच में फ़ोन नहीं करे, निवेदन है मेरा। डर था वो था कि धान मंडियां खत्म नहीं हो जाएं कहीं भी, धान मंडी अगर खत्म हो गई तो भी किसानों को नुकसान है। कल को आज बिहार के अंदर यही स्थिति है। बिहार में क्या कि मंडियां खत्म हो गई, मंडियां खत्म होने के बाद वहाँ पे जो पूरे का पूरा जो सिक्का था, पूरे की पूरी जो बॉल थी, वो इन जो कॉरपोरेटरों के पाले में आ गई। और हम लोगों ने देखा है बिहार के अंदर 2006 से ये सारे जो कानून है, ये तीनों कानून है जो लागू, अभी अपने एक पे चर्चा कर रहे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे, पांचवें, सभी पे अपने चर्चा करेंगे। लाइव को शेयर कर दे ताकि सभी साथियों तक ये अपनी बात पहुंच सके। तो बिहार के अंदर ये 2006 से ये जो कानून लागू थे, और आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, आजकल सबके हाथ में फ़ोन रहता है कि वहाँ पे लगभग जो है एपीएमसी मंडियाँ, जो धान मंडियाँ हैं, वो खत्म हो चुकी हैं। एक कल परसों मैं एक फ़ोटो देख रहा था। देखो, ऐसा आजकल थोड़ा फोटोज़ पे विश्वास करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत सी एडिट फोटो भी आ जाती हैं, कई बार अपने उन पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल थी। मैंने पता भी करवाया उसका कि वहाँ की एक धान मंडी के अंदर, दुकान के अंदर घास खड़ा था, मतलब कि इतना इतना बड़ा वहाँ पे घास खड़ा था। तो ये सीधी सीधी बात है कि इससे धान मंडियों को नुकसान होगा और किसान को जो है वो एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो बाहर बेचने का। सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अब उन्होंने, अब जो हमारे किसानों की जो वार्ताएं हुई सरकार के साथ, उसमें सरकार ने माना है कि यस, हम लोग गलत थे,
हम लोग आपको लिख के देंगे, हम लोग जो है टैक्स का भी दोनों जगह प्रावधान करेंगे, बाहर भी और अंदर भी। तो इन चीज़ों का भी फर्क रहेगा। और 2006 से अगर ये कानून इतना अच्छा था तो 2006 से ये तीनों कानून बिहार के अंदर लागू थे, तो आज तक बिहार के किसानों की स्थिति सुधर जानी चाहिए थी। लेकिन दिक्कत ये कि वहाँ पे एमएसपी को खत्म ही कर दिया गया। लगभग 2% धान, में भी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, 2% धान की खरीद हुई है वहाँ पे सरकारी रेट पे। तो वहाँ के जो किसान हैं, अब आप हकीकत में और दिखावे में फर्क समझिए। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग ये कर रहे हैं कि हमारी पूरी फसल एमएसपी के ऊपर खरीदी जाए। बात सुनने वाली है और शेयर कर देना साथ के साथ। हमारी मांग ये है कि हमारी पूरी फसल एमएसपी के ऊपर खरीदे, चाहे वो सरकार खरीदे। पॉसिबल नहीं है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मुश्किल है। तो व्यापारी खरीदें, सरकार बाउंड करे व्यापारियों को, कॉर्पोरेट्स को बाउंड करे कि आपको खरीद करनी तो आप जो है वो एमएसपी के ऊपर खरीद कीजिए। बिहार के किसान की माजे की मांग पढ़ रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे बड़ा अचंभा हुआ देख के। उनकी मांग ये है कि हमारी 50% ही फसल आप एमएसपी के ऊपर खरीद लो, हम खुश हैं। अब फर्क समझिए आप, इन 14 सालों में क्या फर्क पड़ा है? फर्क ये पड़ा है कि हम लोग तो पूरी फसल एमएसपी पे बेचने की बात कर रहे हैं, और बिहार वाले हाथ फैला रहे हैं कि हमारी जो फसल है वो सिर्फ 50% ही खरीद लो आप। ये हालात हो गई वहाँ पे मंडियों की, ये कानून आने के बाद। तो कहीं ना कहीं किसान तबके के अंदर ये भी डर है कि कहीं हमारी भी जो हालत है, पूरे देश की हालत जो बिहार जैसे नहीं हो जाए। बिहार के अंदर 20-20, 25-25 बीघों वाले किसान मैं राजस्थान के अंदर, मैंने पंजाब के अंदर 5-5 बीघे, 6-6 बीघे वाले किसानों के खेतों में धान लगाते देखे हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों, इस कानून के अंदर गड़बड़ी तो है, इस बात में कोई शक नहीं है। वीडियो को शेयर करते जाएं साथ ही साथ। तीसरा, बिहार के अंदर जो मैंने खरीद बताई, खरीद जिस फसल का एमएसपी 1800 है, उसकी खरीद वहाँ 1300 में हो रही है। जिस मक्के का, जिस बाजरे का 1800-2100 एमएसपी है, वहाँ पे 900-800 रुपये बिक रहा है। तो अगर ये कानून इतने कारगर थे तो क्यों बिहार के अंदर आज किसानों की ये हालात है? क्यों बिहार के अंदर जो एमएसपी खत्म हो गई है? क्यों बिहार के अंदर जो है एपीएमसी, जिसको हम धान मंडी बोलते हैं, वो बंद होने के कगार पे नहीं है, वो बंद हो चुकी हैं। अजीत स्वामीनाथन पे भी बात करेंगे जी, जय सिंह जी। तो सारे साथियों से निवेदन है, शेयर करते हैं वीडियो। दूसरा जो कानून लेके, पहले कानून की बात हुई, दूसरा कानून जो लेके, कृषि कीमत आश्वासन एवं सेवा करार। कृषि कीमत आश्वासन एवं सेवा करार, द फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एंड एसेंशियल सर्विसेज। यानी कि इन कानूनों के नाम ही इतने मुश्किल है कि आप पढ़ना तो, याद करना तो दूर की बात है, बड़ा मुश्किल नाम है। और सारे के सारे कानून इंग्लिश में थे। अभी थोड़ा थोड़ा गूगल ने मेहरबानी की है कि इनको थोड़ा हिंदी में लेके आए, तो आम किसानों के भी समझ में आने लगा। इसको हम सादी भाषा में बोले तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो हम लोग विलाप कर रहे हैं, उस दिन से रोना रो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये कानून है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मर को लाके सरकार ये बोल रही है कि हम लोग इन जो हैं कॉरपोरेटर्स हैं, इनको खेती सेक्टर में लाना चाहते हैं, फार्मिंग सेक्टर में लाना चाहते हैं, और हम लोग ज़्यादा ऑप्शन पैदा करना चाहते हैं किसान के लिए। सरकार का कहना ये है। समस्याएं क्या है उसके अंदर? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे बड़ी समस्या, अब देखो पूरे देश का तो मैं बताऊं तो शायद अपने पूरा दिन लग जाए इस लाइव को। छोटा छोटा बताता हूं आपको। 2011 या 12 की बात है, पेप्सिको ने, मेरे को सन याद नहीं है, पेप्सिको कंपनी ने गुजरात के अंदर किसानों को आलू उगवाए थे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर, कि आप कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ कीजिए, हम लोग आपको बीज देंगे, आप हमारी फसल दीजिएगा और फिर उसके बाद हम लोग खरीद लेंगे। जैसे ही किसानों के आलू पक्के तैयार हुए, किसानों के जो आलू थे वो बन गए, पूरी फसल वो तैयार हो गई। जब खरीदने की बारी आई तो पेप्सिको ने क्या किया? पेप्सिको ने खरीदने से मना कर दिया। उन्होंने ये बोला कि यस, हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि इनका जो क्वालिटी है इनकी, वो क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं है। आपके जो आप लोगों ने आलू बोए हैं, आप लोगों ने खाद ज़्यादा दे दिया, आप लोगों ने रसायन ज़्यादा दे दिया, हम लोगों ने तो विदेशों में भेजने थे, अब वो लेंगे नहीं, ऐसे करके उन लोगों ने पल्ला झाड़ दिया। अब किसानों ने उनके साथ मन किया होगा कि 3 रुपये या 4 रुपये किलो के हिसाब से। जब पेप्सिको ने हाथ खड़े कर लिए तो किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। किसानों ने क्या किया, वहाँ के जो लोकल उनके ट्रेडर्स थे या लोकल उनके व्यापारी थे, उनको वो आलू बेच दिए। उसके बाद क्या होता है, पेप्सिको की तरफ से उन किसानों के ऊपर एक मुकदमा कराया जाता है। वो मुकदमा ये कराया जाता है कि इन किसानों ने हमारा अनुबंध तोड़ा है, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था इनके साथ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया था, इन किसानों ने हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, हमारा करार तोड़ा है। हम पेप्सिको ने उल्टा किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए।
वो तो भला हो, वहाँ पे उस टाइम चुनाव थे, माहौल ऐसा हो गया, किसानों ने बहुत विरोध किया, वो बात बड़े लेवल तक पहुँच गई, तो वो जो मुकदमे थे वो वापस हुए। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हकीकत है। मैं आपको लोकल की बताऊं, मेरे एरिया की। हमारे एरिया में यहाँ पे गैसिंगपुर एरिया, पदमपुर एरिया, जो राइसनगर एरिया है, या कुछ एरिया करणपुर के एरिया के अंदर जौ की बिजाई होती है। पेप्सी कंपनी के जौ की। बीच में फ़ोन नहीं करें, साथियों से निवेदन है। पेप्सी कंपनी की बात करें तो पेप्सी कंपनी क्या है, अपना बीज देती है, यहाँ बोलती है कि 1450 रुपये जो है मान लो एमएसपी है, हम लोग आपके जौ 20 रुपये महंगे खरीदेंगे 1470 रुपये में। उसके बाद क्या होता है, हम लोग जौ की जो फसल है उसको पका के तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद जब बात आती है खरीदने की, उस टाइम क्या होता है, खरीदने के टाइम जैसे मान लो मार्केट डाउन चला गया, एमएसपी पे खरीद हो नहीं रही, तो ये लोग क्वालिटी के नाम पे किसानों को इतना परेशान किया है, यानी कि ज़्यादा नहीं तो 500-700 ट्राली तो मैं यानी गारंटी से कह सकता हूँ कि इन लोगों को धक्के से ज़बरदस्ती हम लोगों ने जाकर तुलवाई है, जिसको जूते के दम से बोलते हैं वैसे जाके तुलवाई है। नहीं तो ये सीधा और साफ बोलते हैं कि नहीं जी इनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इनका ये नहीं वो नहीं। ये चीज़ें जो हैं वो अड़ंगे जो हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर अड़ाए जाते हैं किसानों को। सबसे बड़ी समस्या यही है। उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो एक और कमी है वो ये थी कि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले लॉ से कोर्ट को बाईपास किया गया था, जिसका कि सारे किसान संगठनों ने एक मत होकर विरोध किया है। क्योंकि आम किसान को, आम गांव वाले लोगों को, हम लोगों को जो न्याय की जो एक उम्मीद रहती है वो कोर्ट से रहती है, और कोर्ट को ही जब बाईपास कर दिया गया, इसके अंदर ये बोला गया कि अगर मान लो कोई विवाद की स्थिति पैदा होती है किसान के और व्यापारी के बीच, तो आप लोग एसडीएम जो आपका लोकल कोर्ट है उसके पास आप जाके शिकायत कर सकते हैं। 30 दिन में वो सुनवाई करेंगे, आपको बिठाएंगे, एक व्यापारी को बिठाएंगे, 5-4 बंदों का वो एक पैनल बनाएंगे, वो तय करेगा कि कौन गलत है कौन सही है। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है, अगर हम उस फैसले को नहीं मानते, तो हम चैलेंज कर सकते हैं उसको जिला कलेक्टर के यहाँ पे, यानी कि एक महीना फिर वो लगाएंगे। हमारे पास हमारी दिक्कत क्या है किसानों की, हम लोगों को जब फसल बेचनी होती है उससे पहले हमें पैसे चाहिए होते हैं अगली फसल को बिजान करने के लिए, अगली फसल की बिजाई करने के लिए। तो कौन किसान ये चाहेगा कि 2 महीने वो कोर्ट के, एसडीएम के या कलेक्टर के चक्कर निकालता रहे? सबसे बड़ी समस्या तो ये होगी। दूसरी बात साथियों, ये एसडीएम हैं, जो कलेक्टर हैं, यहाँ तक किसानों की पहुँच नहीं होती है। जो आम किसान होता है उसकी पहुँच यहाँ तक नहीं होती है, उनको न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। चलो अब सरकार ने खैर माना है, जो अभी जो संशोधन की बात सरकार कर रही है उसके अंदर उन्होंने माना है कि यस हमसे ये गलती हुई है, हम लोग इसके अंदर कोर्ट को इन्वॉल्व करेंगे। कोर्ट को इन्वॉल्व करने की स्थिति में मैं आपको ये बताऊं, जो बड़ा व्यापारी होगा, जो बड़ा कॉरपोरेटर होगा, उसका वकील भी बहुत बड़ा होगा, वो पैसे दे के बड़ा वकील खरीद लेगा, बड़े हायर करेगा बड़े वकील को, वो उसकी सुनवाई करेगा। किसान के पास इतनी राशि नहीं होती, इतने पैसे नहीं होते कि वो बड़े से बड़ा जो है वो वकील हायर कर ले, तो विवाद कहीं ना कहीं इसके अंदर भी रहेगा। ये 2 कानून। तीसरा कानून था आवश्यक वस्तु अधिनियम, असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल, जो इन्होंने बनाया है। उसके अंदर जो है आपको सबको पता है, लगभग सब आप जानते हो कि जैसे दालें हो गई, प्याज हो गए, टमाटर हो गए, जो हमारी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको उनके उसके अंदर जो कानून के अंदर 1964 वाले के अंदर जो अमेंडमेंट किया है, उन्होंने सुधार किया है। तो स्टॉक वाली सीमा बिल्कुल खुली छोड़ दी उसके अंदर। सीधी सीधी बात है, मान लो आज हम किसान तो आलू या प्याज है या टमाटर है 2 रुपये किलो बेचते हैं, हम तो आज भी 2 रुपये किलो लोकल में देते हैं। कल को कोई बड़ा मगरमच्छ आके ले जाएगा, हम तो उसको भी दे देंगे। आम बंदे के लिए परेशानी क्या है? वो परेशानी ये है कि अगर वो बंदा मान लो, स्टॉक के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। पहले आप जो थे स्टॉक एक लिमिट तक कर सकते थे, आप जो है एक जो खाद्य पदार्थ थे, जो जरूरी वस्तुएं थी, उनके ऊपर स्टॉक एक लिमिट तक कर सकते थे। अब उस लिमिट को तोड़ा गया है। एक आम पैन कार्ड धारक बंदा कोई भी कितना भी स्टॉक कर सकता है, कोई इशू नहीं उसके अंदर। तो ना तो मैं कर सकूं, अब किसानों, सरकार ये चाह रही थी, सरकार की ये मंशा थी, सरकार ये कह रही थी कि हम लोगों ने किसानों को ज़्यादा ऑप्शन दिया है कि वो अपनी फसल को घर पे रख सकते हैं, वो ज़्यादा समय तक रख सकते हैं, उसके बाद वो बेच सकते हैं। 80% किसानों के पास फसल को रखने की, संभालने की जगह नहीं, क्योंकि 100% किसान है, उनमें से 20% बड़े किसान हैं और 80% किसान है वो छोटे किसान हैं। उनके पास जगह ही नहीं होती कि वो फसल रख सकें। और 80 में से मैं आपको बताऊं, 60% किसान तो ऐसे हैं, वो ये विश्वास करते हैं कि हम लोगों ने खेत से फसल निकाली, सीधा ट्रॉली के अंदर और ट्रॉली से सीधा एक बाजार के अंदर, यानी कि घर पे लाना ही पसंद नहीं करते।
भी शब्द गलत मैं कहूँगा, घर पे लाने के लिए उनके पास जगह नहीं होती। दूसरा ये होता है कि उन लोगों ने पहले ही आड़तियों से पैसे उठा रखे होते हैं, सबकी पारिवारिक मजबूरियां होती हैं। आड़तिया उनको कह रहा होता है कि नहीं, आपको फसल निकाल के जल्दी से जल्दी लानी पड़ेगी अगर आपको अगली फसल के लिए मेरे से सामान लेके जाना है, बीज लेके जाना है या खाद लेके जानी है। तो 80% किसान है जो वो फसल को स्टॉक नहीं कर सकता, उसके पास जगह नहीं है। इसका फायदा सीधा सीधा कॉरपोरेट को होगा। कोई भी एक मान लो आप कोई भी देश के 2 या 4 कॉरपोरेटर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, फिर वही हो जाता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं यार, ये अंबानी तो हमारे देश का था, इसका विरोध कर रहे हैं। चलो अपने किसी का नाम नहीं लेते, कोई भी 2 या 4 कॉरपोरेटर ने मिलकर मान लो पूरे देश का टमाटर और प्याज दोनों खरीद लिए। खरीदे उन्होंने हमसे 2 रुपये, हमें तो 2 रुपये बेचने हैं, हमें तो आज भी 2 रुपये बेचने हैं, हम कल भी 2 रुपये बेच देंगे। उसके बाद क्या होता है, वो बंदे मिलके, वो चारों बंदे मिलके पूरे देश का जो या पूरे एक स्टेट का वो चक्के स्टॉक करके, स्टॉक करने के बाद क्या वो 20 दिन भी अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया, जब वो ब्लॉकेज ओपन होगी तो साथियों उसको 20 रुपये भी बेचेंगे, 50 रुपये भी बेचेंगे, 100 रुपये भी बेचेंगे, 200 रुपये भी बेच सकते हैं, क्योंकि देर इज नो लिमिट। कोई भी स्टॉक की लिमिट नहीं है और कोई भी इनके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं है। समस्या ये रहेगी कि सरकार की नज़र से ये बचे रहेंगे। सरकार ने मॉनिटरिंग का कोई इसके अंदर ऑप्शन नहीं रखा, क्योंकि जब हम लोगों ने उनको छूट दे दी कि आप लोग कितना भी स्टॉक कर सकते हो, चाहे किसानों का नाम लेके दी है, लेकिन दी किनको है, दी कॉर्पोरेटरों को। किसानों का तो सरकार को भी पता है कि किसानों के पास जो खरीदने के लिए स्टॉक करने के लिए इतनी जगह नहीं है, ये सब उनके नॉलेज में है। ये कहीं ना कहीं किसानों की आड़ लेके कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाया गया है। चौथा कानून मैं आपको बताऊं, जिसका भी कम लोगों को पता है साथियों, बिजली का एक प्राइवेटकरण करने जा रही है सरकार। बिजली के कानून में संशोधन करने जा रही है, अमेंडमेंट करने जा रही है। उसके अंदर सुनने में ये आया कि जो भी जितनी भी बिजली में सब्सिडी मिलती है किसानों को, जो हमारी खेतों के कनेक्शन है, उसको ख़त्म करने का सरकार का प्लान है। सरकार निजी हाथों में अगर किसी बिजली कंपनी को ये बिजली का पूरा सिस्टम दे देगी तो अब सीधी सीधी बात है कि वो लोग सब्सिडी को ख़त्म करेंगे। इसका भी बहुत पुरजोर तरीके से विरोध हम किसान संगठनों ने किया है। और अगर किसानों की सब्सिडी ख़त्म होती है तो उसका वास्तव में किसानों को बहुत नुकसान होएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। अगला कानून जो लास्ट कानून था पराली के बिल वाला, जिसके अंदर 1 करोड़ की सज़ा। अब देखो, सुनने में मतलब कि एक मजाक लगता है, सुनने में एक इतना ऑकवर्ड लगता है सुनने में कि किसान को, कोई 5 बीघे का किसान है या कोई 20 बीघे का किसान है, 20 बीघे वाले किसान ने पराली जलाई, उसको 1 करोड़ की सजा। यार 1 करोड़ का सामान ही नहीं है उसके पास, आपने कानून क्या बनाया, 1 करोड़ की सजा या 1 करोड़ का जुर्माना, सॉरी, और 5 साल की सजा। सुनने में कितना अजीब लगता है ये कानून। मतलब देखने वाला, सुनने वाला ये क्या सोचेगा कि जिसके पास सामान 50 लाख है उसको 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की सजा। खैर मैं 1% सहमत हूं। मैं सहमत इसलिए हूं कि जो प्रदूषण है, जो पोल्यूशन है, वो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं जो उनको नुकसान करेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन ये सारे जो फंडे हैं ये किसान के ऊपर ही क्यों? ये जो फैक्ट्रियां लगी हैं बड़े बड़े कॉरपोरेटरों की, ये दुनिया भर का गंदा पानी जो हमारी नहरों के अंदर मिलाया जा रहा है, क्या कभी उनको जुर्माना हुआ? 1 करोड़ छोड़ो, आप 1 लाख भी कभी जुर्माना सुना है आपने? उनकी जो चिमनियां हैं उससे दुनिया भर का धुआं निकलता है। और बदनामी किसको? किसान को। कि प्रदूषण कौन करता है? किसान करता है। यानी कि सोचने में भी बहुत बुरा लगता है कि जो कॉरपोरेटर हैं उनके ऊपर सरकार इतनी मेहरबान है कि उनको कुछ भी नहीं है, वो प्रदूषण भी करें कोई दिक्कत नहीं, वो पानी भी गंदा करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसान ने पराली जला दी तो उसको 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की सजा। लेकिन इसके अंदर मैं निवेदन ये करूंगा कि इस कानून का विरोध के पक्ष में मैं भी नहीं हूं। देखो, प्रदूषण मुक्त हमारा भारत हो, हमारा देश हो, इस चीज़ को मैं भी मानता हूं, लेकिन सरकार उसके लिए पुख्ता व्यवस्था करके दे। पराली को गलाने के जो संसाधन हैं या उसको कुतर करने के या उसकी खाद बनाने के प्राप्त साधन किसानों को मिले, उनके ऊपर बाकायदा सब्सिडी मिले, जिससे कि आम किसान उसको खरीद सके। जैसे कि अपने एक हैप्पी सीडर की बात करें, जिसको हैप्पी सीडर जो पंजाब हरियाणा के अंदर काफ़ी चर्चित रहा है और राजस्थान के भी कुछ जिलों में इस बार किसानों ने उसका यूज़ किया है। हालांकि उसका रिजल्ट भी अच्छा अभी तक नहीं बता रहे, लेकिन फिर भी अगर हैप्पी सीडर की बात करें तो वो 4 लाख का है। अब आम किसान जो 10-20 बीघे वाला 4 लाख का 4.5 लाख का साधन नहीं लेके आ सकता, उसके अंदर सब्सिडी हो सरकार की तरफ से और पंचायतों के तौर पे उपलब्ध करवाए सरकार उसको, जैसे कि पंजाब के अंदर पीछे कुछ टाइम से चल रही थी ये बात, तो सरकार निवारण करके दे। हमारे ऊपर कोई भी चीज़ को थोपे नहीं, ज़बरदस्ती नहीं थोपे। हम भी भारतीय हैं, देश है हमारा, हम भी चाहते हैं खुशहाल रहे, प्रदूषण मुक्त रहे, लेकिन उसके लिए सरकार के भी कुछ फर्ज बनते हैं। सरकार भी पराली का सल्यूशन करके दे,
जो या उसको कुतरने का सोल्यूशन करके दे या उसको गलाने का सोल्यूशन करके दे। तो साथियों, ये जो मोटे मोटे 5 कानून थे उनकी जानकारी थी। हालांकि इसके अंदर बहुत से साथी होंगे जिनको बहुत सी कमियां लगेंगी। खैर, अपना काम वो नहीं है, अपना काम जागृति लाना है। आप सब बहुत प्यार करते हो, तो आप सब ने बार बार पूछा था कि एक बार दोबारा वीडियो के माध्यम से बताया जाए कि कौन से वो कानून है, क्यों इतना विरोध हो रहा है। तो आपसे निवेदन करूंगा साथियों, जितने भी भाई देख रहे हो, सारे शेयर वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हर एक किसान पुत्र के पास ये जो हमारी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। जय किसान।